को रोटेट करना होगा। अच्छा, ऐसे रखेंगे सीधा ही? जी जी सर, जी सर, जी सर। इसमें एक्चुअली लैंडस्केप नहीं चलता? जी सर, अभी ठीक है। प्यारे साथियों, आज आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है, और साथ ही अभिनंदन है आज के हमारे अतिथि वक्ता डॉक्टर हेमंत आर्य जी का। एक परिचय मैं हेमंत जी को दूं। हेमंत जी योग के शोधार्थी हैं और लगभग पिछले 15-20 वर्षों से योग के क्षेत्र में कार्यरत। दर्शन पर भी बहुत सारे इंटरव्यू इनके हुए हैं, और स्वामी न्यूज पर प्रतिदिन ये योग का एक विशेष सत्र आयोजित करते हैं। कि राजस्थान के जो बहुत सारे योगाचार्य हैं उनके दिग्गजों में आपका स्थान है। इसके साथ ही आप संगीत विशारद की हैं, साथ ही बहुत सारे प्रतिष्ठित अवार्ड्स आपको प्राप्त हुए हैं योग के क्षेत्र में। और इसके साथ ही वर्तमान समय में है वो यज्ञ आचार्य को लेकर के भी है। बहुत सुंदर आप, मैं भजन तो आपसे सुनूंगा ही सुनूंगा सर कार्यक्रम के अंत में, और ये मेरे विशेष आपसे परम मित्रों में से एक हैं। और साथ ही प्यारे साथियों, बहुत अच्छा गाते हैं और यज्ञाचार्य हैं, और यज्ञ के ऊपर विशेष तौर पे जो यज्ञ चिकित्सा है उसके बड़े ही प्रवीण हैं। आज हम जानेंगे डॉक्टर हेमंत आर्य जी से घुटनों के दर्द को दूर किया जा सकता है, क्या वो अभ्यास हैं जिनके द्वारा हम अपने जीवन को सरल बना सकते हैं। तो आइए, आपका बहुत हेमंत जी आज के इस विशेष सत्र के ऊपर, माइक ओवर टू यू सर। नमस्ते सभी को, धन्यवाद आदरणीय प्रमोद जी को विशेष धन्यवाद जो आज हमें याद किया इस विशेष अवसर का। मैं आशा करता हूँ सबके पास वीडियो और ऑडियो प्रॉपर पहुंच रहा होगा। ठीक है जी सर, जी सर। वर्तमान में जो सबसे ज्यादा समस्याएं आज हमारे यहाँ होने लगी है वो वात रोग से संबंधित समस्याएं होने लगी। पहले प्राचीन काल में, अथवा ज्यादा समय पुरानी बात नहीं, 50-100 साल पहले भी देखते थे तो 40 साल से ऊपर नहीं बल्कि 60 साल के ऊपर के लोगों में वात बढ़ता, उनके अंदर समस्या आती थी वात बढ़ने की। आजकल तो 25-30 साल में हड्डियों में से आवाजें आने लगती। क्यों ऐसा हो रहा है? इन कारणों पर क्या हमने कभी विचार किया क्या? यदि नहीं किया तो हम आज उन कारणों पर भी विचार करेंगे, उसके निवारण के बारे में भी थोड़ा जानेंगे। और ये वात पित्त कफ में से है क्या चीज? आयुर्वेद में वात को प्राण कहा गया। ये प्राण ही ऐसा है जो पूरे शरीर में गति उत्पन्न करता है। यदि आयुर्वेद की भाषा की या आयुर्वेद की दृष्टि से इसको देखा जाए तो त्रिदोष कहते हैं आयुर्वेद में। पूरे शरीर को संतुलन में रखने के लिए 3 चीजें होती हैं, जिसमें तीनों दोषों का पहले का नाम है वात, दूसरे का नाम है पित्त और तीसरे का नाम है कफ। अगर हम पूरे दिन भर को भी देखें तो पूरे दिन भर अगर 12 घंटे 24 घंटे को अगर विभाजित करके देखें तो प्रातः काल का कफ का समय और दोपहर का समय हमारा पित्त का, और सायकाल रात्रि का समय जो होता है वो वात का समय होता है। इस तरह से हमें समझना चाहिए। और यदि आयु की दृष्टि से देखा जाए तो आयु की दृष्टि से भी बचपन का जो काल होता है वह कफ का, और युवावस्था का जो काल होता है वह पित्त का, और जो वृद्धावस्था का काल होता है वह वात बढ़ने का काल होता है। तो ये कुछ इस तरह से यदि हम समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये एक डिवाइड किया आयुर्वेद में। लेकिन मुख्य बात यहाँ समझें कि युवावस्था में क्यों वात के रोग हो रहे हैं। अगर इसको परिभाषा की दृष्टि से देखें कि ये गति उत्पन्न करने का, यानी पित्त को भी और कफ को भी अगर अपने अपने स्थान से पूरे शरीर में यदि प्रवाहित करने का काम, संचरित करने का काम करता है तो वो प्राण तत्व करता है। प्राण को वायु कहते हैं एक मोटे अर्थों में, और वायु को संस्कृत भाषा में वात कहते हैं। वात एवं वायु दोनों ही वा गति गंधनयो धातु, ये संस्कृत की एक धातु है, इससे बने हुए। इसका मतलब होता है, इसके अनुसार शरीर में कोई गति उत्पन्न करे, उत्साह उत्पन्न करे या कोई संचार उत्पन्न करे, उसको वायु कहते हैं, वात कहते हैं। सभी प्रकार की जितनी गतियां होती है वह इस वात से या वायु से ही संचालित होती हैं पूरे शरीर में। जिसको हम दूसरे शब्दों में अगर कहें
आज सर्कुलेटरी सिस्टम कह सकते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम कह सकते हैं, या व्यान वायु कह सकते हैं, व्यान प्राण कह सकते हैं। ऐसे अलग अलग शब्दों के माध्यम से अलग अलग दृष्टिकोण मिलते हैं। यदि कोई सा भी दोष हमारा बिगड़ जाता है, तो वात यदि बिगड़ता है तो 80 प्रकार के रोगों को उत्पन्न करता है। पित्त बिगड़ता है तो 40 प्रकार के रोगों को उत्पन्न करता है, और यदि कफ बिगड़ता है तो 28 प्रकार के रोगों को उत्पन्न करता है। पूरे शरीर में अगर इन तीनों की बात की जाए, तीनों बिगड़ जाते हैं तो सभी प्रकार के रोगों में 148 प्रकार के रोग हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं। इनमें मुख्य जो सबसे ज्यादा रोग पैदा होते हैं वो वात के बिगड़ने से ही होते हैं। वात का प्रकोप बिगड़ता है, क्यों बिगड़ता है? अगर मन में एक सवाल आए तो हमने छोटा सा इंट्रोडक्शन देखा कि वात है क्या। इस विस्तार से कहा जाए तो कई सालों तक हम इसको समझते चले जा सकते हैं, कई महीनों तक इस पर चर्चा की जा सकती है। लेकिन आज चूंकि कुछ सीमित समय में हम बहुत सारी चीजें जानने का प्रयास करेंगे, इसके निवारण पर भी बात करेंगे। क्यों बिगड़ता है? हमारी ही गलतियों की वजह से बिगड़ता है, कुछ जेनेटिक रीजन होते हैं उस वजह से बिगड़ता है, कुछ इंजरीज हो जाती है उस वजह से बिगड़ता है, कुछ हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है इस वजह से बिगड़ता है। कई सारे कारण हो सकते हैं, जिनमें पहला कारण है वेग रोध। वेग रोध का मतलब होता है जो नेचुरल कॉल्स को व्यक्ति रोकता है। मल का, मूत्र का वेग, प्यास का वेग, भूख का वेग, नींद का वेग, का वेग, क्रोध का वेग, हंसी का वेग, रोने का वेग, हंसने का वेग, पसीने का वेग, तेज श्वास का वेग, जितने भी हमारे वेग होते हैं, छींक का, डकार का, उबकाई का, वमन का वेग, ये सब जितने भी वेग हैं नेचुरल कॉल्स होते हैं, उन सबको जो व्यक्ति रोकता है तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति वात का रोगी हो जाता है। खांसी का वेग भी व्यक्ति को नहीं रोकना चाहिए। ये सब वेगों को जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि जैसे ये वेग उत्पन्न होते हैं तुरंत इनको रिलीज करें, अगर वो रोगी होने से बचना चाहता है। तो पहला कारण है वेग रोध। वेग रोध को, अधारणीय वेगों को कभी धारण ना करें, तुरंत उनको रिलीज करें। पहला इससे समाधान भी मिल गया। ये समस्या थी, इसको अगर हम नहीं करेंगे, इस दोष को नहीं करेंगे तो ये समाधान के रूप में भी काम करें। दूसरा कारण हमारा वात बढ़ने का क्या होता है? वो होता है क्योंकि आज घुटने के दर्द की बात की जा रही, तो घुटने के दर्द वात रोग का ही एक ब्रांच है, वात रोग का ही एक कॉम्प्लिकेशन है, वात रोग का ही एक दुष्परिणाम है। वात बढ़ेगा तो निश्चित रूप से घुटने में भी दर्द होगा, कंधों में भी होगा, अथवा अन्य अन्य स्थानों पर भी वात बढ़ेगा। दूसरा जो कारण है वो है खाए हुए भोजन को पचने से पहले अगला भोजन व्यक्ति कर लेता है, बिना भूख के भोजन करता है। निश्चित रूप से आयुर्वेद में ऋषि कहते हैं लंघनम परम औषधम, अर्थात जब तक पिछला भोजन नहीं पचा तब तक आप अगले भोजन को टाल दीजिए, इसी को लंघन कहा जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा वाले इसको आकाश चिकित्सा के रूप में कहते हैं, और आयुर्वेद वाले इसको लंघन के रूप में कहते हैं। आजकल ये इंटरमीडिएट फास्टिंग के रूप में बहुत ज्यादा पूरे विश्व भर में प्रचलित हो रहा है। लंघनम परम औषधम। आज बहुत सारे घरों में हम देखते हैं, आप भी देखते होंगे, आप क्या अपने हृदय पर हाथ रख के देखिए अथवा अपने मन से, अपने स्वयं से आप पूछिए, क्या आप तेज भूख लगने पर भोजन करते हैं, अथवा भूख लगने पर भोजन करते हैं, अथवा भोजन का समय हो चुका है इसीलिए भोजन करते हैं? तो आपको उत्तर में अपने आप से ही मिलेगा कि नहीं, तेज भूख लगने पर तो नहीं करते। आयुर्वेद का ऋषि कहता है कि जब आप बिना भूख के भोजन करते तो निश्चित रूप से रोगी होंगे और बहुत बड़े बड़े रोग हमारे शरीर में आएंगे। तो बिना भूख के भोजन करना दूसरा कारण है। या सीधा सीधा घुटने के दर्द से जोड़ने ना, मैं इसके रूट कॉज पर बात कर रहा हूं, क्योंकि आयुर्वेद का उद्देश्य ही है, सबसे पहले कहते हैं स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, फिर कहते हैं आतुरस्य विकार प्रशमनम च, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, और बीमारी यदि रोगी हो गया है तो उसके रोग का निवारण करना। आयुर्वेद एक बड़ी सुंदर सी वैदिक जीवन शैली के रूप में, आयुर्वेद जो है वो ऋग्वेद का उपवेद है, तो वैदिक जीवन शैली को बताया गया है। तो निश्चित रूप से दूसरा कारण यदि हम दूर कर लेंगे तो हमारा वात पित्त कफ तीनों का संतुलन, विशेषकर जो इसमें मुख्य है, महत्वपूर्ण है, वो वात है। तो वात संतुलित होने लगेगा तो घुटनों का दर्द अथवा शरीर में कहीं भी दर्द हो, सारे संतुलित होंगे। वृद्धावस्था के प्रकोप सताएंगे नहीं, वृद्धावस्था के कॉम्प्लिकेशन परेशान नहीं करेंगे। वृद्धावस्था एक अपने आप में दुख कहा जाता है,
लेकिन यदि वात सही ठीक है अपना, तो वृद्धावस्था में भी बहुत दुख नहीं होते। तीसरा है रात को देर तक जागते रहना। इस तीसरा कारण है वात बढ़ना। चौथा कारण है ऊंचा बोलना, तेज बोलना। बहुत तेज जो व्यक्ति बोलता है वह व्यक्ति भी अपने वात को बढ़ा देता है। अपनी शक्ति से, अपनी शारीरिक क्षमता से ज्यादा काम करना, वह भी वात को बढ़ा देता है। लंबी यात्रा में व्यक्ति को जब करने का मौका मिलता है, लंबी यात्रा, उसमें यदि बहुत ज्यादा झटके, बहुत ज्यादा धक्के लगते हैं, जब हमें यात्रा में, कभी सड़क जो है गड्ढों वाली होती है, अथवा व्यक्ति चलाने वाला कुशल नहीं होता, अथवा व्यक्ति कुछ ज्यादा लापरवाही से चलाता है, तब भी वात बढ़ने की बहुत बड़ी संभावनाएं होती है। अगला एक कारण है, सातवां कारण, रूखे पदार्थों का भोजन करना। जैसे कोई व्यक्ति ब्रेड के भोजन ज्यादा करता है, ब्रेड का ज्यादा खाता है, ऐसे रूखे रूखे भोजन जिनमें ल्यूब्रिकेशन कम है, और बाहर का फास्ट फूड, जंक फूड ज्यादा खाता है, उस वजह से भी, विशेषकर यहाँ ब्रेड प्रोडक्ट और बेकरी प्रोडक्ट की यहाँ बात चल रही है। कसैले खाद्य पदार्थ जब ज्यादा खाता है कसैले, उस वजह से भी वात बढ़ता है। तीखे और कड़वे, बहुत ज्यादा नमकीन खाता है और कड़वे पदार्थों को खाता है। ये 4 प्रकार के रस, 3 प्रकार के रस और एक रूखे, कड़वे, कसैले और तीखे, ये 3 प्रकार के खाद्य पदार्थों के रस, जब, क्योंकि आयुर्वेद में 6 रसों की व्यवस्था है ना, मधुर, कटु, अम्ल, तिक्त, कषाय और 6 प्रकार के रसों की बात है ना। तो ये एक कारण हमने 7वें कारण के रूप में जाना। रूखे पदार्थों को भी नहीं खाना चाहिए, और ये 3 प्रकार के रसों का ज्यादा सेवन करने लगता है, तब भी उसका वात बढ़ने लगता है। तीखे, कड़वे और कसैल। बहुत सारे ऐसे कसैलों की बात की जाए तो आंवला, है ना, कड़वों की बात की जाए तो करेला कड़वा भी होता है। इस तरह से और भी तीखे में बहुत सारी मिर्ची डाल के व्यक्ति भोजन करता है, या नमकीन का प्रयोग ज्यादा करता है, इस प्रकार के पदार्थों को। सूखे मेवे ज्यादा खाने से भी वात बढ़ जाता है। मानसिक परेशानी में व्यक्ति रहता है, बार बार चिंता करता है, एक ही बात को लेकर के सोचता ही रहता है, बहुत आगे के विचारों को करता है, तब भी वात बढ़ता है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होते हैं। अधिक कामुक होता है, बहुत ज्यादा काम वासना का सेवन करता है, तब भी होता है। डरता है, उपवास करता है, बहुत ज्यादा मात्रा में खाना खाता है, बहुत ज्यादा ठंडा खाता है, फ्रिज का भोजन बार बार करता है। ऐसे बहुत सारे कारण हमारे वात को बढ़ाने के लिए, या वात को प्रकोपित करने के लिए, वात को बिगाड़ने के लिए उत्तरदायी होते हैं। इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। वर्षा ऋतु में तो ये कारण नहीं हो तो भी वात व्यक्ति का बिगड़ने लगता है, और वात जब बिगड़ता चला जाता है तो व्यक्ति के अंदर बहुत सारे ऐसे दर्द उत्पन्न होते हैं जिनका उपाय या जिनकी दवाइयां एलोपैथ के डॉक्टर के पास नहीं है। इसका कारण का निवारण करना पड़ेगा, तभी हमारा इससे निदान हो सकता है, इसका उपचार हो सकता है। यदि बिगड़े हुए वात के लक्षण देखे जाएं तो वात बिगड़ा हुआ कैसे पता लगता है, क्या लक्षण है इसके? तो शरीर में रूखापन दिखेगा, शरीर के अंगों में जकड़न और अकड़न दिखने लगेगी, पूरा शरीर स्टिफनेस के मतलब स्टिफ हो जाता है, सुई जैसी चुभन होने लगती है। साथ ही साथ जैसे कोई सुई चुभा रहा है, ऐसा दर्द होने लगता है। हड्डियों के जोड़ों में ढीलापन आने लगता है। उसके अलावा हड्डियों का खिसकना, हड्डियों की आवाज आने लगती है। हड्डियों में से जैसे कोई एयर बबल्स फूटते हैं तो थोड़ा थोड़ा तो कट कट की आवाज कभी तो समझ में आता है, लेकिन अगर ये कंटिन्यू आ रही है, बार बार आ रही है, हर बार जोड़ को मोड़ने से आ रही है, तो वात प्रकोपित हो चुका है, ये लक्षण है। हड्डी टूटी हुई है, हड्डियों का कठोरता, हड्डी बहुत कठोर हो रखी है, अंगों के कार्य करने में शक्ति नहीं है, मतलब एनर्जी लॉस हो रही है, अंगों में कंपन हो रहा है, जिसको कंपन कहते हैं, शिवरिंग कहते हैं, ऐसी स्थिति लग रही है, अथवा अस्वाभाविक गति हो रही है अंगों की, या सुन्न हो रहे हैं अंग हमारे ढीले हो रहे हैं, अथवा शीतल ठंडे हो रहे हैं, बार बार अंग हमारे शरीर के ठंडे हो जाते हैं, अथवा सुन्न हो जाते हैं, अथवा इनमें कमजोरी या फिर कब्ज हो जाता है, शरीर में दर्द है, नाखून, दांतों और त्वचा का रंग थोड़ा सा काला या फीका पड़ना, उतना ऊर्ज, उतनी चमक नहीं होती है,
यह लक्षण आयुर्वेद के ऋषियों ने आयुर्वेद के ग्रंथों में चरक संहिता, सुश्रुत संहिता आदि में इसके वात बढ़ने के लक्षणों के रूप में बताया है। मुंह का स्वाद भी कसैला या फीका हो जाता है। और यदि रोगों की बात देखी जाए कि वात के प्रकोपित हो जाने से कौन से रोग हो जाते हैं, तो गठिया आर्थराइटिस हो जाता है, पुराना ऑस्टियो आर्थराइटिस, जिसको ऑस्टियो आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, बर्साइटिस, ल्यूपस, टेंडनाइटिस, फाइब्रोमाइल्जिया, और उसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपिनिया, बहुत सारी ऐसी हड्डियों की समस्याएं हैं। किसी में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, किसी में खोखली हो जाती हैं, किसी में पतली हो जाती हैं, बहुत अलग अलग तरह की स्थितियां जब पनपने लगती है। ये सब वात रोग के रोगों के नाम है। और भी कई सारे रोग हो सकते हैं, मुख्य रूप से मैंने ये बताया, इसमें गाउट भी, गठिया भी बताया आपको। ये रहता कहाँ है वात शरीर में देखा जाए, इसका मूल स्थान कहाँ है, वो है पक्वाशय। पक्वाशय यानी जहां भोजन पचता है, पचता है। अन्न का मल भाग जब पक्वाशय में पहुंचता है तो वात उत्पन्न होती है, जो दूषित या प्रकोपित वात होती है। जब प्रकोपित वात होती है तो निश्चित रूप से ये कई सारे रोगों में से शुरुआत में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के रूप में लाएगी। पेट में जो वायु का गोला बनना होता है, पेट में जो वायु का बनना होता है, यहाँ से प्रारंभ होती है। शरीर में देखो परमात्मा की व्यवस्था कितनी सुंदर है कि बहुत सारी बीमारियां तो तब हमारे पकड़ में आती है जब 70-80% हमारा ऑर्गन डैमेज हो चुका होता है। तब तक वो सर्वाइव करता रहता है, तब तक व्यक्ति चलता ही रहता है। और जब वो डैमेज हो जाता है, काफी हद तक समस्या आने लगती है, तब जाकर के पता लगता है कि डायग्नोस होता है, तब जाके पता लगता है कि पर्टिकुलर अंग की कोई समस्या हमारे को होने लगी और इसको हमें हम जल्दी से सॉल्व करना। ठीक है, लेकिन जब हम बिगड़े हुए वात को देखें तो इस बिगड़े हुए वात को शुरुआत में हमें पता लग जाता है कि पेट में गैस बन रही है, जो कि एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का लक्षण नहीं। समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रिय प्रसन्नात्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इति अभिधीयते। तीनों त्रिदोष समान होने चाहिए। समान का मतलब जो इनका रेशियो है वो बराबर होना चाहिए। पहले प्राचीन काल में अथवा अभी 100 साल 50 साल पहले तक भी लोग जो है इसको नाड़ी को पकड़ करके, बहुत सारे वैद्य लोग नाड़ी को पकड़ करके अपने मतलब व्यक्ति के रोग का पता लगा देते थे, पेशेंट को बताने नहीं देते थे। वो कहते थे मैं वैद्य हूं, मैं बताऊंगा कि क्या रोग है, वात बढ़ा हुआ है कि पित्त बढ़ा हुआ है कि। अभी कह रहे हैं अगर इसका निश्चित रूप से हम उपाय करना चाहते हैं तो इन समस्त जो हमने कारण देखे, इन सभी कारणों को दूर कर देंगे तो निश्चित रूप से इनका उपाय होना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि हम रूट कॉज पर काम कर रहे हो। ठीक विपरीत उल्टी चिकित्सा इसकी करें, जो ये कारण दिख रहे हैं इसका ठीक उल्टा करना शुरू कर दें तो ये वात को अपने आप फिर से बैलेंस में लाना लगेगा। क्या करना? रूखा, पहला हमने देखा था कि रूखापन जब आने लगता है तो वात बढ़ता है। तो स्नेहन और स्वेदन करें। स्नेह मतलब स्नेह पान करें। जिनके भी जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, वह व्यक्ति तिल के तेल की 12 महीने मालिश अपने घुटनों पर कर सकता है, करनी चाहिए। तिल का यदि शुद्ध तेल आपको मिल जाता है तो बहुत सुंदर, नहीं मिलता है तो आप तिल को ला करके घानी से जाकर तिल का तेल निकलवा के ला सकते हैं। तिल के तेल की मालिश करें, बहुत ज्यादा रगड़े नहीं, केवल इसको हल्का सा हल्के हाथ से इसको करें। इसको अभ्यंग कहते हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी 5 महीने पूरे शरीर की तेल से मालिश करनी चाहिए, इस प्रकार से कि हृदय की तरफ गति हो। जिसका मालिश का एक नियम होता है, किसी दिन मालिश पर कोई कार्यक्रम रखेंगे, उस पर हम मालिश के बारे में ही आधा पौन घंटा बताएंगे, तब मालिश के बारे में और अच्छे प्रकार से हम सब लोग जान पाएंगे। लेकिन कुल मिला के कहने का मतलब स्नेहन करना है, भीतर भी पीना, और धन्यवाद डॉक्टर साहब, पीना भी है और शरीर में लगाना भी है। यानी कि ल्यूब्रिकेशन जनरेट करनी, ल्यूब्रिकेशन पैदा करना है शरीर में। जब हम तेलों से मालिश करते हैं, अलग अलग औषधीय द्रव्यों से जब युक्त तेल होते हैं, तब बहुत ज्यादा जो समस्याएं जिनके शरीर में पहले से पनप रही हैं, उस समस्याओं में भी व्यक्ति को खूब अच्छा आराम मिलता है। जैसे महारासना नाम की एक जड़ी बूटी आती है,
निर्गुंडी नाम की एक जड़ी बूटी है। एलोवेरा एक जंगली पौधा, आपने सुना ही है, खूब अब तो प्रचार हो गया बहुत। ऐसे इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां आती हैं जिनको यदि तेल में पका करके या एक आपने सुना होगा पारिजात, जिसको हम हार श्रृंगार कहते हैं, इसके पत्तों को भी तेल में पका करके तेल को औषधीय गुणों से द्रव्य युक्त कर लिया जाता है, और उसके बाद यदि इसकी मालिश करते हैं तो और ज्यादा मतलब वात रोग हमारा जो है प्रकोपित जो है वो शांत होने लगता है, बैलेंस होने लगता है, वात रोगों के जितने भी कॉम्प्लिकेशन है वो दूर होने लगता है। तो मैं पहला उपाय आपको बता रहा था, स्नेहन करें, अर्थात स्निग्ध पदार्थों, घी, तेल, वसा, मज्जा, अर्थात यदि योग के ग्रंथों में भी, हठ योग में भी देखा जाए तो चाहे वो महर्षि घेरंड हो अथवा योगी स्वात्माराम योगींद्र हो, ये भी कहते हैं स्निग्ध आहार को लेना चाहिए योगी व्यक्ति को। प्याज को नहीं लेना चाहिए, खट्टे पदार्थों से बचना चाहिए, स्निग्ध पदार्थों को, चिकने घी युक्त पदार्थों को लेना चाहिए। और शुरुआत में अगर इनको लेगा, कोलेस्ट्रॉल की वजह से आजकल लोग लेते नहीं, तो व्यायाम करते नहीं, व्यायाम करना चाहिए, चलना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा व्यायाम अपने सामर्थ्य के हिसाब से करें, उतना ही चिकनापन लेंगे। बहुत चिकनापन लेंगे और व्यायाम नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि उसके लिए उतना वर्कआउट भी चाहिए आपको, अगर उतनी कैलोरीज को बर्न करना है। तो ये सामान्य नियम है। बिना व्यायाम के तो प्राचीन काल में पहले तो दिन ही शुरू नहीं होता था। महाभारत के काल में भी आप देखोगे, वो दुष्ट जो दुर्योधन था, वो जो कहता है मैं जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, अर्थात इतना दुष्ट व्यक्ति जो कहता है कि मैं अधार्मिक हूँ, लेकिन वो भी हवन करके घर से बाहर निकल रहा है, वो भी व्यक्ति व्यायाम करके, प्राणायाम करके, ईश्वर का ध्यान करके वो व्यक्ति घर से बाहर निकल रहा है। सोचो, अधार्मिक लोग भी, व्यक्ति नेचर को पूरा प्रॉपर फॉलो करते थे और निश्चित रूप से उसका परिणाम ये होता था कि वो शरीर मन से दोनों से अच्छे बने रहते थे। वो अलग बात है कर्माशय उनका खराब होता था, बुरे काम करते थे तो दंड भी मिलता था। स्वेदन करें, दूसरा काम स्वेदन करना चाहिए। देखो, जिनको ज्यादा दर्द होते हो सर्दियों में, उनको गुनगुने पानी से नहाना चाहिए। जबरदस्ती भी ठंडे पानी से नहाएंगे तो वात बढ़ जाएगा। दूसरा उपचार इसका है स्वेदन करें। स्वेदन का मतलब होता है स्टीम बाथ लेने। अभी तो गर्मी है, गर्मी में थोड़ा कम और सर्दियों में स्टीम ज्यादा लेंगे, है ना। पसीने का स्नान, सिर पर ठंडा टॉवल रख दिया और एक स्वेदन वाले एक पॉट में चले गए। आजकल तो स्वेदन वाले भी पात्र कैसे मिलते हैं, फोल्डिंग वाले मिलते हैं, खोलो और आराम से उसमें स्टीम जनरेट करके कुकर उसमें आता है, उसमें से स्टीम बाथ जरूर लेंगे। कौन से काढ़ों को, अलग अलग पीड़ांतक क्वाथ आता है, निर्गुंडी क्वाथ आता है, महारासना क्वाथ आता है, हार श्रृंगार पारिजात क्वाथ, इनके काढ़ों को बनाएं। काढ़े को बनाने की विधि होती है, जितना 2 चम्मच यदि काढ़ा हमने लिया और यदि हमने 1.5 गिलास पानी लिया, उस पानी का 1/4 1/4 जब तक 25% पानी जब तक न रह जाए तब तक इसको उबालते रहे, यह काढ़ा तैयार हो जाता है। ऐसे ये 4 प्रकार के अलग अलग काढ़ों को लेकर के इससे भी स्टीम ले सकते हैं। इससे सारा जितना प्रकोपित वात है वो सही होने लगेगा और शरीर के टॉक्सिन्स दूर होने लगेंगे। और स्वेदन करने से सारे टॉक्सिन्स पसीने के द्वारा बाहर आ जाएंगे और दर्दों में तुरंत थोड़ी सी देर में चमत्कारिक ढंग से लाभ दिखाई देता है। मृदु विरेचन अर्थात स्निग्ध, अर्थात मृदु का मतलब होता है मीठा, विरेचन यानी खाली करने वाले, रेचक पदार्थ, मीठे रेचक पदार्थों का सेवन करना चाहिए। यदि किसी को कब्ज हो रहा है और यदि उसको लगता है कि मैं मेरे पक्वाशय को, आंतों को खाली करूं, मेरे स्टमक को, आमाशय को खाली करूं तो मुझे ठीक ढंग से भूख लगेगी, क्योंकि पहला नियम ही बताया था कि बिना भूख के भोजन नहीं करना। तो क्या है, आयुर्वेद के स्टोर पर जाना और उनको बोलना कि पंचकोल चूर्ण दे दो। 3 स्टेप में लिखा देता हूँ। पहला स्टेप लिखो त्रिफला चूर्ण, 7 दिन तक त्रिफला चूर्ण। किसी का कब्ज इससे ठीक हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। त्रिफला चूर्ण 12 महीने लिया जा सकता है, इसका 1% भी नुकसान नहीं होता। दूसरा, पंचकोल चूर्ण 5-7 दिन इसको लेकर के हम पूरा अपने दोनों हाथों की शुद्धि कर लेंगे। और तीसरा, जिसको हम कहते हैं स्वादिष्ट विरेचन चूर्ण। स्वादिष्ट विरेचन चूर्ण को हम लेकर के, ये सबसे बढ़िया विरेचन होता है आयुर्वेद में,
विरेचन 2 प्रकार से होते हैं, एक तो अलग अलग प्रकार के द्रव्यों को पिला करके करवाया जाता है, एक चूर्णों के माध्यम से करवाया जाता है। ये चूर्ण के माध्यम से आप सब लोग घर पर कर सकते हैं, इसमें भी किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं है। स्वादिष्ट विरेचन चूर्ण 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को गुनगुने पानी से ले सकते हैं। इससे हम विरेचन करके अपने पूरे आमाशय को खाली कर देते हैं। जितना भी पित्त प्रकुपित वहां पर कोष्ठ में जमा है वह निकलने लगेगा। बड़ी आंत में जो मल जमा है, वात बिगड़ रहा है उसकी वजह से, वह भी निकलने लगेगा। अपने आप वात के रोग धीरे धीरे शांत होने लगेंगे। अलग अलग काढ़ों के पानी से हम नहा सकते हैं। किसी काढ़े वाले पानी को डाल करके किसी टब में, उस टब में हम बैठ करके थोड़ी देर आराम करें। उस टब में आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट उसमें बैठें, आधा घंटा बैठें, गुनगुने पानी में बैठें, अथवा सामान्य जल में भी उन जितने भी रोगनाशक काढ़ों के जिनके मैंने नाम बताए हैं, जिन औषधियों के नाम बताए, उनको यदि आप डालेंगे और उसमें बैठेंगे तो बस गुनगुना हो तो ज्यादा असर होता है। यदि घुटने में दर्द है तो उस घुटने को इस प्रकार से बाल्टी में डुबोएं कि घुटना पानी के संपर्क में आ जाए और उसको पूरी बाल्टी को आप भाप उड़ न जाए उसकी, उसको टॉवल से ढक लेंगे। 15-20 मिनट उस गुनगुने पानी की भाप को पूरा अच्छे प्रकार से घुटने पर लगने देंगे। धीरे धीरे करके यह घुटने पर, घुटने के दर्द पर काम करने लगेगा। रोग वाले अंग जितने भी हैं, चाहे घुटना हो, चाहे कंधा हो, अथवा गर्दन हो, अथवा पीठ, कमर या कोई सा भी भाग हो, वहां पर यदि पुलटिस बांधे, पुलटिस का मतलब होता है जैसे कुछ भी गर्म करके बांधा जाए। अकेली केवल गर्म पट्टी से भी हम उसको हील कर सकते हैं, ठंडे से भी हील कर सकते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में इसको ठंडे गर्म पट्टी का सेक कहा जाता है। कैसे करते हैं? 3 मिनट ठंडे पानी की सिकाई करें और 2 मिनट गर्म पानी की सिकाई करें। 2 प्रकार की थैलियां आती है, बाजार में मिल जाती है आसानी से, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगी। हॉट कोल्ड बैग और हॉट बैग और हॉट वाटर बैग और कोल्ड वाटर बैग, ऐसे आप लिखेंगे तो मिल जाएगी। तो 3 इसमें कोल्ड वाटर बैग में आपको बर्फ की टुकड़े डालने, बर्फ के पीस डालने। तो 3 मिनट आप उसको रखें घुटने पर, घुटने के आसपास की मांसपेशियों पर, और 2 मिनट गर्म थैली को रखें। ऐसे एक बार का सेट किया 5 मिनट का, फिर हमने दूसरी बार फिर किया, फिर तीसरी बार फिर किया। 15 मिनट सुबह करें, 15 मिनट दोपहर में या शाम को, और 15 मिनट रात को। घुटनों के दर्द में विशेष रूप से लाभ होने लगेगा। जितने भी आसव अरिष्ट हैं उनको पानी की बाल्टी में डाल करके, चाहे वो अभी हमने जिन काढ़ों की बात करी, आसव अरिष्टों की अभी बात नहीं करके काढ़ों की बात करते हैं। काढ़ों को जिनको भी अभी हमने बात किया था, निर्गुंडी का वो महारासनादिक वात हुआ, अथवा पीड़ांतक वात हुआ, या फिर पारिजात वात हुआ, इन सभी काढ़ों को उबाल करके 3-4 मग्गे, 5 मग्गे, 6 मग्गे का पानी बना करके अपनी पानी की जो नहाने की बाल्टी है, उस बाल्टी को आधा बाल्टी पानी भर के उसमें ये 2-3 मग्गे, 4 मग्गे डाल करके उससे यदि नहाएंगे, तब भी घुटने का दर्द हो, कमर का हो, अथवा फ्रोजन शोल्डर हो, अथवा सभी प्रकार के वात रोगों में विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होता है। आयुर्वेद के छोटे छोटे प्रयोग करके हम अपने शरीर को अच्छा वात से, प्रकुपित वात से मुक्त कर सकते हैं। उसके अलावा नाक में तेल जरूर लगाएं ताकि ठीक प्रकार से नींद आएगी, और जब जब नींद आने लगती है व्यक्ति का नर्वस सिस्टम बहुत अच्छा काम करने लगता है, और जब नर्वस सिस्टम अच्छा काम करता है तो व्यक्ति का सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, जिसको अनुकंपी और परानुकंपी तंत्र कहते हैं, प्रतिक्रिया और प्रतिक्रिया देने वाला, तो काफी कुछ तनाव की स्थिति हमारी कम होगी। तेज हंसना चाहिए, बहुत तेज हंसने से एंडोर्फिन हो, डोपामाइन हो, अथवा सेरोटोनिन हो, ये अच्छे केमिकल जो पॉजिटिव केमिकल हैं वे बढ़ने लगते हैं, और कार्टिसोल नाम का नेगेटिव केमिकल जो दर्द बढ़ाने वाला केमिकल है वो अपने आप घटने लगता है। तो निश्चित रूप से हम काफी सारी स्थितियों को अच्छा पार कर सकते हैं। दर्द जहां जहां है, चाहे वो जैसे सर्दियों का मौसम है तो उसमें हमें तिल को, अदरक को, लहसुन को, है ना, इनको डाल करके अपने खाद्य पदार्थों को बनाना चाहिए। चाहे भोजन कोई आप व्यंजन बना रहे हैं उसमें भी इनको डाल करके, क्योंकि ये भी वात का शमन करने वाली औषधियां हैं, घर में प्रयोग कर सकते हैं इनको। और उसके अलावा एक आयुर्वेद में पंचकर्मों की व्यवस्था बड़ी सुंदर बताई गई है। तो पंचकर्मों में एक जानु अस्थि, जानु का मतलब घुटना होता है, जानु अस्थि करवाई जा सकती है। जानु अस्थि मतलब
घुटने को विशेष प्रकार से तेल पिलाने की एक प्रक्रिया होती है 45 मिनट की। 7 दिन से लेकर 10 दिनों तक यदि हम किसी भी पंचकर्म या नेचुरोपैथी सेंटर में, ट्रीटमेंट सेंटर में जाकर के जानू-मस्ती कराएँ, इसमें भी घुटनों में विशेष प्रकार से आराम मिलता है। मैंने कई सारे लोगों को देखा, पूरी तरह से ठीक हो गए। 21 दिन जानू-मस्ती कराने से जिनका घुटनों का रिप्लेसमेंट होना था, वे लोग भी घुटनों के ऑपरेशन से बच गए। ये मेरी आँखों देखी पिछले 10-12 साल, 15 साल तो हमें इस फील्ड में काम करते हुए हो गए। कइयों को बताया और कई सारे लोगों ने, जिन्होंने 5 लोग तो मैं ऐसे जानता हूँ जिन्होंने मेरे से बात करने से पहले डॉक्टर से ऑपरेशन की डेट ले रखी थी और हमारे संपर्क में आने के 2 महीने बाद ही वे पूरी तरह से घुटनों की समस्या से मुक्त हो गए। लगभग 90%, मैं तो कहता हूँ 15% भी किसी को फायदा होता है तो अचीवमेंट होता है। वो कहते हैं हम 90% समस्या से मुक्त हो गए, 30% तो हमारी जवानी में भी थी, वो भी समाप्त हो गई, अब 10% रह गई, तो 10% क्या, हमारी 50% भी रहती तब भी जीवन बढ़िया चल जाता। तो ऐसे-ऐसे लोग भी रहे, इन सभी उपायों को करके उन्होंने निदान अपने बीमारी से मुक्ति पाई है। आज के इस संक्षिप्त वार्ता को मैं यहीं विराम देता हूँ। आदरणीय डॉक्टर प्रमोद जी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय डॉक्टर प्रमोद जी को पुनः मैं अपने इस मंच पर फिर से आमंत्रित करता हूँ। जैसे उन्होंने मुझे माइक को होल्ड किया था, संभलाया था, वैसे मैं फिर से उनको धन्यवाद के साथ इस कार्यक्रम को बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी। और बहुत जानकारी, और अच्छी बात यह है कि सर्टिफाइड जानकारी इन्होंने अपने बहुत सारे ऐसे मरीज हैं, मैं प्रतिदिन देखता भी रहता हूँ, व्हाट्सएप के माध्यम से भी, फेसबुक के माध्यम से भी हम आपस में जुड़े हुए हैं। ऐसे ऐसे मरीज हैं इनके, जिनके ऊपर ये स्वयं प्रयोग करते हैं, और वो प्रयोग जब अनुभूत हो जाते हैं उसके बाद फिर ये कार्यक्रम से की जानकारी देते हैं। मैं समझता हूँ लगभग पिछले 5-6 सालों में मेरे पास में भी बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो घुटनों की ग्रसित हैं, और महानगरों में ये समस्याएं ज्यादा हैं। कुछ कारण तो हेमंत जी ने बताए, उन्हीं में अगर ऐड ऑन किया जाए तो जो अंदर जो आपका ये वेस्टर्न टॉयलेट कल्चर आया है, इसने लगभग घुटने खराब करने में बहुत दिया है। पहले जो हम इंडियन स्टाइल टॉयलेट यूज करते थे उसमें हम उकड़ू बैठते थे, तो जब आप उकड़ू बैठते हैं तो आपकी जो यानी जो पिंडलियां होती हैं उन पर दबाव पड़ता है, और आपकी जो पिंडलियां होती हैं उनको सेकंड हार्ट कहा जाता है। जो आपकी कार्डियोवास्कुलर रक्त का परिसंचरण तंत्र होता है वो एक्टिव हो जाता है, आपके शरीर के अंदर पर्याप्त मात्रा में रक्त मिलता है, और आपकी जो मांसपेशियां हैं उन अच्छा खिंचाव मिलता है, उनमें सर्कुलेशन बढ़ता है, आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स, काफ मसल्स, सोलियस मसल्स, बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेज आते हैं। तो प्यारे साथियों, कहीं ना कहीं जो एक प्राचीन काल में एक हमारे कि हम जो शौच इत्यादि कार्य करते थे वो लगभग हम उकड़ू बैठ के करते थे, तो उससे हमारे घुटने जो थे स्वस्थ रहते थे। लेकिन हमने अपने घुटनों का उसको हमने इतना रोक दिया है, एक 90 डिग्री के एंगल से आप नीचे जाना ही नहीं चाहते। आप जब से जो वेस्टर्न टॉयलेट भी आप देखोगे, पहले अधिकतर घरों में जो आप राजस्थान, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश इत्यादि में तो मैं देखता हूँ कि वहाँ होते थे, और हमारे हरियाणा में तो खैर पीढ़े कहते हैं उनको, छोटी हाइट होती थी। कम हाइट के कारण लगभग वो जो है आपका वो एक 65 टू 75 के एंगल तक आ जाता था। लेकिन जो आप वेस्टर्न टॉयलेट यूज करते हो, ऊंची कुर्सी शुरू कर दी हैं, उनकी वजह से आपके घुटनों के व्यायाम हो नहीं पाते हैं। दूसरा, जो आजकल आपकी जो कोल्ड ड्रिंक है, जो खट्टी चीज है, अधिकतर मैं देखता हूँ महिलाएं जो हैं वो खट्टा खाना पसंद करती हैं, और उस खटाई की वजह से आपकी बॉडी में जो एसिड का की जो बोन डेंसिटी है वो कम होना शुरू हो जाती है। साथ ही आपके शरीर में जब जब एसिड लेवल बढ़ता है तो आपके कैंसर सेल्स भी डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी कुछ मूल कारण हैं जो आपके घुटनों के दर्द को बढ़ाते हैं। तो प्यारे साथियों, हाँ, एक मिनट डॉक्टर साहब, मैं सभी साथियों को एक और छोटा सा निवेदन करूं कि आप लोग जो जो भी घुटने की समस्या से ज्यादा ग्रस्त रहते हैं, तो एक छोटा सा काम तो प्रतिदिन कर सकते हैं, 5 से 10 मिनट विपरीत चाल, उल्टे कदम चल सकते हैं। इससे खूब अच्छा रिजल्ट देखा गया है। मैं तो प्रतिदिन अपनी कक्षाओं में
पिछले काफी सालों से करवा रहा हूँ। ऑनलाइन कक्षाएं मैं आयोजित करता हूँ। आप सभी साथियों को जानकारी भी दे दूं कि जो लोग योग को, स्वास्थ्य को अच्छे से समझना चाहते हो, उनके लिए भारत सरकार ने बहुत अच्छे-अच्छे, छोटे-छोटे पाठ्यक्रम योग सर्टिफिकेशन बोर्ड के माध्यम से चला रखे हैं। तो वे हम घर बैठे आप लोग कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ करके। आदरणीय डॉक्टर प्रमोद जी जैसे कि जानते हैं कि भारत के क्या बहुत सारे अलग-अलग देशों से आदरणीय डॉक्टर साहब जुड़े हैं, तो उनको भी पता है कि योग की कितनी ज़्यादा आज लोगों में डिमांड है। तो जो लोग योग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, अथवा जो अपना स्वास्थ्य अच्छा करना चाहते हैं, अथवा जो अपने जीवन में अपने भारतीय संस्कृति को जानना समझना चाहते हैं, अध्यात्म को जानना चाहते हैं, अथवा स्वास्थ्य के बारे में बहुत गहराई से जो व्यक्ति जानेगा वो अच्छे ढंग से अपने स्वास्थ्य का वो करेगा। जो व्यक्ति इनकम की दृष्टि से अपने इस करियर को करियर के रूप में योग को अपनाना चाहता है, तो वह भी इसमें स्वागत है। उसके लिए भी भारत सरकार ने खूब बढ़िया सुंदर-सुंदर 3-3, 2-2 महीने के अच्छे-अच्छे सर्टिफिकेशन चला रखे हैं, और वो सर्टिफिकेशन ऐसे हैं जिनको हम घर बैठे आपके यहाँ गूगल मीट के माध्यम से करवा देते हैं, और उसको पढ़ाई करवाते हैं। डेली 1 घंटा हम पढ़ाई करवाते हैं, और उस 1 घंटे की पढ़ाई के माध्यम से 1.5 महीने में, 2 महीने में व्यक्ति इतना तैयार हो जाता है कि उस परीक्षा को देने के लिए सक्षम हो जाता है। फिर लेवल 1 अच्छा हो जाता है, फिर लेवल 2, ऐसे जानते-जानते उसके क्रम बढ़ते चले जाते हैं, और वो जब योग टीचर हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है, तो उसको क्षेत्र मिल जाता है, कहीं पर भी अपने ही शहर में वो योग सिखा भी सकता है। उसके ऊपर केंद्र सरकार की एक मोहर लगती है, आयुष मंत्रालय भारत सरकार की। तो उसके ये नहीं कोई बोल सकता कि तुम्हारे पास डिग्री क्या है, डिप्लोमा क्या है, नहीं हो। सर्टिफिकेशन है भारत सरकार का, वो कहीं पर भी, भारत ही नहीं पूरी दुनिया में वो वैलिड सर्टिफिकेशन है, वो कहीं पर भी योग सिखा भी सकता है। तो आप लोग, जो लोग योग को गहराई से समझना चाहते हो, थोड़ा बहुत सुपरफिशियल लेवल पर अथवा डीप लेवल पर कोई भी समझना चाहते हैं, तो हम ऑनलाइन कोर्सेज भी करवाते हैं, और कोई यूनिवर्सिटी वगैरह का नहीं, सीधा भारत सरकार के आयुष मंत्रालय का। मेरा नंबर 9828650092। अभी डॉक्टर साहब यहाँ पर इसमें कोई भी लिख देंगे, नीचे पोस्ट कर दीजिए लिख के। नीचे पोस्ट में कर देता हूँ। हाँ, तो आप और लोग कोई भी इसमें जो हेमंत जी आपका जो फ्लेयर है वो सकते हैं, तो करीबन 10,000 के करीबन लोग इस मंच से जुड़े हुए हैं, तो वो जी सभी तक पहुंच जाएगा। और मेरा निवेदन है प्यारे साथियों, जो योग दृष्टि से देखना चाहते हैं और कुछ कोर्स करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे हेमंत जी जो पाठ्यक्रम करवा रहे हैं, कई इनकी हैं जिन्होंने नेट की परीक्षा उत्तीर्ण की है, योग में बहुत अच्छा नाम कमा रहे हैं। तो और दूसरी सबसे अच्छी चीज, जिन साथियों ने योग में डिग्री या डिप्लोमा वो नेट की परीक्षा यदि पास करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हेमंत जी से संपर्क कर सकते हैं। हाँ हमारी ममता बहन और हेमंत जी बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं, सारे साथियों को मार्गदर्शन भी इन्होंने किया है। नीचे उमा शर्मा जी का वो लेग्स प्रॉब्लम, वो लेग्स प्रॉब्लम होती है बेसिकली, वो ओवरवेट जो लोग हो जाते हैं उनमें होती है। दूसरी चीज, ऐसी महिलाएं जिनका लाइफस्टाइल बिगड़ा हुआ है, जो ज्यादातर बैठे रहते हैं और उनकी जो हाइट अधिकतर छोटी होती है, तो उनको बो लेग के आपके घुटने का ये जो जोड़ होते हैं इस प्रकार से होते हैं, एक दूसरे के ऊपर टिके ना, ये सीधे। अब क्या होगा कि ग्रेविटी की वजह से ये जब घिस जाएगा तो ये ऐसे, तो जब बैंड होगा तो क्या होगा, वो आपकी बॉडी का जो वेट है वो घुटने के जॉइंट के ऊपर इतना आएगा कि वो पेन करना शुरू कर देते हैं। तो उसके लिए नी की आइसो, और जैसे अभी हेमंत जी ने बताया, जो सूक्ष्म व्यायाम जो घुटनों के हम करते हैं, पाद संचालनम इत्यादि, उससे भी काफी लाभ। विशेष बात मैं आपको बताऊं साथियों, घुटनों के रोग होने का एक प्रमुख कारण ये भी है, बहुत सारे होकर जो लघु शंका करते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, उनके घुटनों का रोग जीवन में कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पाता है। तो आप लोग अपनी आदतों को सुधारिए, कोशिश कीजिए कि आप प्रत्येक, जब भी आप कोई भी लिक्विड आप ले रहे हैं, इसीलिए आपने देखा होगा प्राचीन काल में हमारे बुजुर्ग डांटते थे जब आप खड़े थे, तो उसको आपको समझने की जरूरत है। अपनी दिनचर्या को सुधारने का प्रयत्न करें, योग को अपनी दैनिक जीवन में शामिल करें, और निश्चित रूप से जो योग की कक्षाएं चल रही हैं आपके आसपास, बहुत सारे पार्कों में पतंजलि इत्यादि की, भारतीय या बहुत सारे ऐसे युवा मित्र हैं जो ये कार्य कर रहे हैं, तो उनसे संपर्क करके जरूर इस चीज का प्रयास करें। और विशेष बात मैं आपको, हेमंत जी ने, कि ये वात रोगों की समस्या है, तो वात को कुपित होने से बचाने के लिए जो हेमंत जी ने जानकारियां दी
विशेष तौर पर आप ध्यान रखें, इस सेशन को दोबारा से रिपीट करें, सुने उसको, और फिर भी अगर आपको कोई आवश्यकता की जरूरत है तो हेमंत जी हमारे बीच में सादर आमंत्रित, हमारे परिवार के सदस्य हैं। किसी साथियों का यदि कोई प्रश्न है तो वो डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं।